सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावकगण महोदय, जितने भी अजीज मित्रगण और सभी इस वीडियो को देखने वाले प्रिय छात्र छात्राओं, सभी का मैं बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। परमपिता परमेश्वर से, मेरी टीम की ओर से, संस्था प्रधान महोदय की ओर से और इस विद्यालय परिवार के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ कर्मचारियों की ओर से आपके परिवार की सकुशलता की कामना करता हूं। फैल रही वैश्विक महामारी में आपका परिवार सुरक्षित हो और हमेशा आगे की ओर तरक्की करे, ऐसी मैं आपसे शुभ भावनाएं रखता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और विस्तार के बारे में मुझे आपसे ये बातें चर्चा करनी है, आपको बतानी है। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास के महाविभाजक काल कहा जाता है। यानी ब्रिटेन का जो भारत के अंतर्गत जो उपनिवेश स्थापित होने के बाद राजसत्ता का विकास हुआ, उस औपनिवेशिक इतिहास का, इसका औपनिवेशिक जो इतिहास है, उस औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल कहा जाता है। यानी इस समय उनकी शक्तियों में, नीतियों में, उनके कार्यशैली में सभी में परिवर्तन हुआ था, इसलिए इसे महाविभाजक काल के नाम से कहा जाना जाता है। यह विद्रोह कंपनी के शोषणपूर्ण नीतियों का परिणाम था। कंपनी ने जो भारतीय राज्यों का शोषण किया, कर बढ़ाए, विभिन्न प्रकार के युद्ध और संधियों से जो शोषण किया था, उस विभिन्न प्रकार के शोषण और नीतियों का परिणाम था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में कंपनी के राजनीतिक प्रभाव की जो शुरुआत हुई थी, 1858 में वही शुरुआत बदलकर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चली गई थी। यानी भारत में अंग्रेजी प्रशासन कंपनी की शुरुआत हुई थी, वो 1757 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, और ये प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच और यानी लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ, और यहाँ से इनकी राजनीतिक शक्तियाँ विकसित होनी शुरू हो गई। लेकिन इस युद्ध के बाद ये राजनीतिक शक्तियाँ यहीं स्थायी हो गई और अब ब्रिटिश ताज, ब्रिटेन का सम्राट था, सारी शक्तियाँ थी वो उसके अंतर्गत क्या हो गई? स्थानांतरित हो। देखो, 1857 की क्रांति क्या थी, इसका संचालन कैसे हुआ, ये किस स्वरूप के अंतर्गत उजागर हुई, इस क्रांति का महत्व है क्या रहा। देखो, 1857 की क्रांति को दो ब्रिटिश इतिहासकार हैं और उस ब्रिटिश इतिहासकारों में एक का नाम है सर जॉन सीले और दूसरे का नाम है सर जॉन लॉरेंस। ये दो इतिहासकार हैं। ये दोनों इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति कोई विद्रोह नहीं था, ये केवल सैनिक विद्रोह था। मंगल पांडे जैसे व्यक्तियों ने जब चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह कर दिया था, तो ये एक बड़े स्तर पर जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह का मुख्य कारण एक ही था कि सैनिकों ने इनकी शुरुआत की, वो सैनिक असंतुष्ट थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि एक सामंती विद्रोह था। मिस्टर के नामक व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक सामंतशाही विद्रोह था, सामंतों का विद्रोह था। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि कुछ मुस्लिम असंतुष्टों का विद्रोह भी मानते हैं, जैसे WT टेलर जो हैं या आउटड्रम हैं, ये आउटड्रम और WT टेलर जो हैं, ये ऐसा कहते हैं कि भाई जो ये सामंतों का या मुस्लिम सामंत जो थे उनके द्वारा किया गया एक बड़ा विद्रोह था, ऐसा उनका मानना। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति जो था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम कौन नहीं मानता इसको, वो कौन इसको स्वीकार नहीं करता है? तो स्वतंत्रता जो संग्राम नहीं मानता है वो तो नहीं मानता, और
सी मंजूमदार, ये मंजूमदार ये कहता नहीं ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये कुछ असंतुष्ट लोगों के द्वारा की गई बगावत थी, उनके द्वारा किया गया विद्रोह था, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं था। लेकिन ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध किसने माना है, यानी जो ईसाइयों ने भारत के अंतर्गत जो धर्म का प्रचार कर रहे थे उसका विरुद्ध विद्रोह था, तो यानी ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध बताया गया इसको। तो ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध की संज्ञा दी गई है। वो एल.आर. रीज नामक व्यक्ति हैं, उस एल.आर. रीज नामक महोदय ने ये कहा है कि ये 1857 की क्रांति भारत में जो ईसाई गण लोग थे उनके विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, कि उसकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध एक बगावत थी। लेकिन सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष टी.आर. होम्स ने स्वीकार किया है कि 1857 की क्रांति सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष था, यानी एक सभ्यता या बर्बरता के मध्य का संघर्ष था, बर्बरता का संघर्ष इसे स्वीकार किया गया। तो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष स्वीकार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो टी.आर. होम्स हैं। तो टी.आर. होम्स ने ये कहा है कि सभ्यता और बर्बरता का एक विद्रोह इसे माना गया है। लेकिन ये विद्रोह स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था, इस बात का समर्थन करते हैं वी.डी. सावरकर। वीर सावरकर महोदय हैं। सावरकर महोदय कहते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, पहली बार भारतीयों ने संगठित होकर प्रयास किया था। इस बात का उल्लेख उसने अपनी एक पुस्तक में किया है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में किया गया है। तो इंडिपेंडेंस के रूप में जो इसकी शुरुआत की गई है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में वीर सावरकर ने, जो भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम मानते हैं, या आप इसको हिंदी में कह सकते हो भारतीय स्वतंत्रता समर भी इसको आप कह सकते हो, तो भारतीय स्वतंत्रता समर के रूप में भी इसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन एक विदेशी इतिहासकार है बेंजामिन डिज़रेवली, यानी जो बेंजामिन डिज़रेवली हैं, उस बेंजामिन डिज़रेवली ने क्या कहा है इसके बारे में, डिज़रेवली ने माना है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था बल्कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बड़े स्तर पर शुरुआत हुई थी इसकी और ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बात किसने कही है, बेंजामिन डिज़रायली नामक महोदय हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, स्वीकार किया है। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सर जॉन शीले और लॉरेंस का मत है सैनिक विद्रोह था। मिस्र के सामंती विद्रोह, इसमें एक लिख सकते हैं आप आउटड्रम और W.T. टेलर, ये भी यही मानते हैं मुस्लिम या सामंती विद्रोह। स्वतंत्रता संग्राम R.G. मंजूमदार नहीं स्वीकार करते। ईसाई धर्मांत विद्रोह L.R. रीज करते हैं। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष T.R. होम्स करते हैं और वीर सावरकर महोदय इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करते हैं। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भारत का प्रथम समर में माना गया। और बेंजामिन डिज़रेवली है, वो ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। लेकिन 1857 की क्रांति के अब कारण क्या थे? देखो, इस क्रांति के अलग अलग कारण रहे हैं, अलग अलग तथ्य रहे हैं। तो क्रांति के जो कारण हैं मुख्यतः वो कारण कौन कौन से हैं उससे देखिए। पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में यह है कि 1849 में ब्रिटिश सरकार या कंपनी ने एक घोषणा की कि मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद उसके वंशज लाल किला खाली कर देंगे। तो मुगल बादशाह कौन थे उस समय? बहादुर शाह। और उन्होंने क्या कहा कि जिस दिन बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, उस बहादुर शाह की मृत्यु के दिन के बाद ये जितने भी मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी हैं वो लाल किला क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। इससे बहादुर शाह का क्या माना गया? अपमान, और जनता ने भी इसे अपमान माना। 1856 में एक घोषणा और कर दी लॉर्ड कैनिंग ने, और उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जितने भी होंगे उनके सम्राट शब्द नहीं लगेगा, केवल शहजादे कहलाएंगे। कि जो ही बहादुर शाह की मृत्यु होती है उसके बाद सम्राट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल उनके शहजादे शब्द का उल्लेख ही उनके साथ किया जाएगा।
तीसरी बात ये थी कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी 1848 में, और उस लॉर्ड डलहौजी की नीति को कहते हैं गोद निषेध प्रथा। आप उसे गोद निषेध प्रथा भी कह सकते हो, और आप उसको राज्य हड़प नीति भी कह सकते हो। आप उसे गोद निषेध कह सकते हो, राज्य हड़प नीति कह सकते हो। उस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कई राज्यों का विलयीकरण किया, जैसे 1848 ईस्वी में किया सतारा का, 1849 में किया संबलपुर और जेतसर का, यानी कि उन्होंने किया। 54 के अंतर्गत उसने झांसी का किया, नागपुर का उसने 53 के अंतर्गत किया। तो ये कुछ ऐसे विलयीकरण थे जिनके कारण यानी इनका बड़े स्तर पर क्या हो गई थी, बगावत हो गई थी। लेकिन एक रियासत ऐसी थी अवध। अवध के ऊपर 1856 ईस्वी के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगा दिया था कि यहाँ के शासक हैं वो शासन चलाने में समर्थ नहीं है, या एक योग्य शासक के गुण नहीं है, इसलिए कुशासन का आरोप लगा के उसको विलयीकरण कर लिया गया। ऐसे कुछ राजनीतिक कारण हुए जिन कारणों से 1857 की जो क्रांति है वो संपन्न हुई। यह एक बड़े स्तर पर इस क्रांति का क्या हुआ था, संचालन हुआ था। दूसरी बात हम आपको बताएं, और वो दूसरी बात आपकी यह है कि 1857 की क्रांति के दूसरे पहलू के अंतर्गत आपसे कारण पूछे जाते हैं, आर्थिक कारण, कि 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण कौन कौन से थे, या आर्थिक कारणों में आप किस किस चीज का उल्लेख करते हो। तो देखिए आर्थिक कारण जो आपके आते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण में पहला कारण जो था वो कारण ये था कि अंग्रेजों ने 3 प्रथाएं लगाई थी। एक तो स्थायी बंदोबस्त, ये स्थायी बंदोबस्त पद्धति लगाई 9th में आपने पढ़ा है। एक रेतवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, एक है महालवाड़ी बंदोबस्त, ये 3 प्रथाएं लगाई। और स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी, इन तीनों बंदोबस्तों के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक कर वसूल किया गया, शोषण किया गया। दूसरा, भारतीय धन का निष्कासन हुआ, भारतीय धन का निष्कासन हुआ। निष्कासन, ये बात किसने कही थी, दादाभाई नौरोजी ने। और दादाभाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, दादाभाई नौरोजी को भारत का वर्ध पितामह कहते हैं, भारत के पितामह की संज्ञा दी गई है। ये दादाभाई नौरोजी कहते हैं कि भारत के धन का 2 रूप में यहाँ से गमन हो रहा था। एक तो यहाँ से क्या लेके जा रहे थे अंग्रेज, कर लेके जा रहे थे, और एक यहाँ से क्या लेके जा रहे थे, कच्चा माल लेके जा रहे थे, और एक कच्चे माल कर के अलावा यहाँ से क्या लेके जा रहे थे, वेतन लेके जा रहे थे। तो यानी भारतीय धन का जो निष्कासन हुआ, इससे दादाभाई नौरोजी ने कहा कि भारतीय धन का निष्कासन हुआ, जिसके कारण ये कौन सी क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई। एक भारत के छोटे कुटीर उद्योग थे, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटेन से बना हुआ जो सामान था वो सस्ता साबित हुआ, और जब ब्रिटेन से मंगाने वाले सामान जब सस्ते साबित हुए तो भारतीय सामानों की मार्केट में कुछ गिरावट आई। तो कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों का क्या हो गया, पतन हो गया, जिससे भारत का आम आदमी जो था वो बेरोजगार होने लग गया। और जब बेरोजगारी बढ़ने लग गई तो भी उन्होंने विरोध किया था। और एक सरकार की कर नीति थी, यानी जो ब्रिटिश सरकार जो थी या कंपनी सरकार जो थी उसकी कर नीति थी, सेना के माध्यम से कर लेना, भू राजस्व व्यवस्था में कर लेना, मध्यस्थ से कर लेना, संधियों से कर लेना, यानी सारे तरीकों से धन ऐंठने की एक ऐसी प्रक्रिया चली थी। उस प्रक्रिया के चलते भी यानी भारत का आर्थिक शोषण हुआ था। फिर अगला कारण जो 1857 की क्रांति का रहा वो धार्मिक कारण रहा। ये जो धार्मिक कारण क्या रहा, एक अधिनियम पारित किया था 1850 ईस्वी में, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, यानी अधिनियम का नाम क्या था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। तो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम बना वो 1850 में बना था। अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म कबूल कर ले तो उसकी जो सत्ता है, पैतृक संपत्ति है, उसका हकदार उसको माना जाएगा। कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म कबूल कर ले तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी सारी पैतृक जो संपत्ति है वो उसको दे दी जाएगी। ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के अंतर्गत ये बात कही गई 1850 ईस्वी के अंतर्गत, तब यानी कि विरोध हुआ। दूसरा, भारतीय सामाजिक भेदभाव हुआ।
सामाजिक भेदभाव कैसे हुआ? यानी मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि कोई भी रेस्टोरेंट होता था, क्लब होता था, उसके बाहर लिख देते थे कुत्तों के लिए और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। तो ये सामाजिक भेदभाव होता। अगर मान लो कोई अंग्रेज घोड़े पे चल के आ रहा और सामने से कोई अगर भारतीय आ रहा है, भारतीय भी घोड़े पे, तो वो नीचे उतर जाएगा, जब तक वो घोड़े पर नहीं बैठेगा तब तक वो अंग्रेज चला नहीं जाए। तो ये यानी सामाजिक, उनके मकान, उनके रहन सहन, खान पान भारतीय थे, उन्नत माने जाते थे, इसके कारण भी विद्रोह हुआ। फिर कई चीज ऐसी होती हैं, उन्होंने भारत की सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया। देखो ये परंपराएं गलत थी, जैसे सती प्रथा में उन्होंने रोक लगाई, बढ़िया काम किया। विधवा विवाह को स्वीकृति दी, बढ़िया काम किया। बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की, बढ़िया काम, बढ़िया थे। लेकिन भारतीय लोगों ने सोचा कि ये लोग जिस प्रकार हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी परंपराओं को जो प्रभावित कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। इसलिए उन्होंने इनका क्या किया, विरोध किया कि हमारी सामाजिक प्रथाओं में हम कोई सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये जो जिस तरीके से हमारी सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हमारी सामाजिक परंपराओं को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यानी कि बड़े स्तर पर इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ, या बड़े स्तर के ऊपर यानी इनकी बगावत हुई। फिर 1857 की क्रांति का अगला जो कारण रहा वो सैनिक कारण रहा। पहली बात तो ये थी कि 1854 ईस्वी से पहले भारतीय सैनिकों को निःशुल्क डाक दी जाती थी। मान लो वो अपने घर वालों को, किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई समाचार पहुंचाने चाहते थे तो उसे निःशुल्क डाक थी। लेकिन 1854 ईस्वी के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी जो थे, उसने निःशुल्क डाक बंद कर दी, और अब अंग्रेज भारतीय सैनिक कोई डाक भेजेंगे तो उसके ऊपर पैसे लगेंगे। दूसरी, 1856 में लॉर्ड कैनिंग आ गए, उसने एक नियम बनाया कि अगर भारतीय सैनिक, जो भी भारतीय सेना में से भारतीय सैनिक हैं, उनसे एक बॉन्ड भरवाया गया कि अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो आपको समुद्र पार भी भेजा जा सकता है, आपको सेना में तभी रखा जाएगा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पे आप यानी समुद्र पार युद्ध करने के लिए जा सकते हो। उस समय भारतीय समुद्र पार जाना कलंक समझते थे, क्योंकि उस समय न तो कोई टेक्नोलॉजी थी, न कोई पत्र व्यवहार था, न कोई और था। आदमी का दूर जाना इस तरीके से था जैसे उसका कोई अता पता ही नहीं होता था, तब तक वो वापस नहीं आता था तब तक। तो इससे भी भारतीय सैनिक ये नहीं थे कि हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि हम भविष्य के अंतर्गत जब भी भारतीय सेना को जरूरत पड़े बाहर हम क्यों जाए। तो ऐसी कुछ भावनाओं के कारण भी यानी वो उसके विरोध हो गए। एक, भारतीय सैनिकों को जो वेतन भत्ते दिए जाते थे, सुविधाएं दी जाती थी, उनमें काफी परिवर्तन था। जैसे अगर एक भारतीय सैनिक को जो वेतन मिलता था 9 रुपए, एक ब्रिटिश सैनिक को वेतन मिल रहा है 35 रुपए, भारतीय सूबेदार को मिल रहे हैं 59 रुपए, ब्रिटिश सूबेदार को मिल रहे हैं 135 रुपए। तो ये जो परिवर्तन था, जिसके कारण भी ये एक बड़े स्तर के ऊपर 1857 की क्रांति हुई। लेकिन 1857 की क्रांति का तात्कालिक जो कारण क्या था, इसका मुख्य कारण क्या था, या कैसे ये क्रांति की शुरुआत हुई थी? कहा जाता है कि इस क्रांति का तात्कालिक कारण जो कैनिंग सरकार थी, उसने क्या किया कि 1857 ईस्वी के अंतर्गत नई राइफल मंगवाई थी। क्या मंगवाई थी? राइफल्स मंगवाई थी। पहली पुरानी राइफल हुआ करती थी, उसका नाम था ब्राउन बेस, यानी पहली जो पुरानी राइफल थी वो ब्राउन बेस थी। अब कैनिंग सरकार ने क्या किया कि उन ब्राउन बेस की जगह नई राइफल दे दी, और उस नई राइफल का नाम क्या रखा गया था, यानी एनफील्ड राइफल दे दी थी, एनफील्ड। अब एनफील्ड जो राइफल उनको दी गई थी, उस एनफील्ड राइफल के ऊपर क्या लगा दिए गए थे? चर्बी के कारतूस लगा दिए। क्या लगा दिए? चर्बी के कारतूस लगा दिए। ये चर्बी के कारतूस में 2 चीजों की चर्बी थी, एक तो सुअर और एक किसकी चर्बी थी? गाय की। गाय की चर्बी वाले राइफल तो दे दिए किसको? हिंदू को। और सुअर की चर्बी वाले राइफल किसको दे दिए? मुस्लिमों को दे दिए। और इन्हें क्या किससे खोलना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था। ऐसा माना गया कि मुंह से खोलने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि भारतीय धर्म को आघात पहुंचाना या इनका धर्म भ्रष्ट करना, ये थे। लेकिन उस समय सुअर जो था वो मुसलमानों का प्रिय था और गाय थी वो हिंदुओं की प्रिय थी। तो इन कारतूसों का मुंह से खोलना भारतीय जो लोग थे वो यानी अपने समाज या अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। उनका मानना था कि ये उचित नहीं है, ये लोग एक सुनियोजित प्रक्रिया से, सुनियोजित प्रयास से
हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। ये बात उस समय यानी उनके सामने क्या हुई थी, उजागर हुई थी। अब क्या हुआ कि इस चर्बी वाले कारतूस के लिए मना कर दिया था मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने, तो जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो ये तो थे उस क्रांति के कारण थे प्रभावी, जो कौन कौन से कारणों से किस तरीके से क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब दूसरी बात आप देखिए कि ये जो 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई, कि योजना किसने बनाई और कहाँ बनी। तो इसकी योजना बनाई थी वो अजीमुजान खां ने बनाई थी। किसने? अजीमुजान खां, वह रांगोजी गुप्ते थे। और ये रांगोजी गुप्ते ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लंदन में बनाई थी ये योजना। अच्छा, इस क्रांति के प्रतीक क्या माने गए? तो दो प्रतीक चुने। एक तो क्रांति का प्रतीक था रोटी और एक क्रांति का प्रतीक था कमल। कमल तो भेजे गए कहाँ? छावनी में। और आम आदमी के पास क्या भेज दी गई? रोटी भेज दी गई। ये क्रांति के दो प्रतीक थे जो कहाँ बनाए गए थे? बिठूर, गंगा नदी के किनारे जो है वहाँ पर बिठूर में, गंगा नदी के किनारे ये जो दोनों प्रतीक थे वो तय किए गए। और जगह जगह की छावनियों पर, जगह जगह के लोगों पर, अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए इन दोनों प्रतीकों को पहुंचाया गया था। एक रोटी और दूसरा जो प्रतीक पहुंचाया गया था वो कमल का फूल पर पहुंचाया गया था। फिर दूसरी बात है कि क्रांति का समय कब निर्धारित किया गया था। तो क्रांति का जो समय था वो 31 मई को निर्धारित किया गया था। यानी इसका निर्धारण जो दिया गया था वो 31 मई को निर्धारण दिया गया था। क्रांति का जो स्वरूप था वो 31 मई को शुरुआत की जाएगी, ये बात उनके द्वारा कही गई थी। लेकिन 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो पहली बात तो आपकी यहाँ पर आती है। और उसके अंतर्गत जो क्रांति की शुरुआत का जो टाइम होता है, क्रांति की शुरुआत जो है वो क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो क्रांति की शुरुआत का टाइम है 29 मार्च 1857 ईस्वी। कितने ईस्वी? 1857 ईस्वी। कितने ईस्वी है भाई? क्रांति की शुरुआत है जो 29 मार्च सन 1857 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये 29 मार्च 1857 को इसकी शुरुआत की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के द्वारा कहाँ से की गई थी? बैरकपुर छावनी में की गई थी। और बैरकपुर छावनी कहाँ है? तो आप इसके अंतर्गत लगाओगे तो कोलकाता लिखोगे। अच्छा, कारण क्या इसने किसके लिए मना कर दिया था? जो चर्बी वाले कारतूस थे उन चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के लिए मना कर दिया था। इसने क्या कहा? जो चर्बी वाले कारतूस है उनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के लिए मना कर दिया था। किसने? मंगल पांडे ने मना कर दिया था। और इसने, एक तो आता है डफको और एक आता है एंडरसन। ये दो तो थे एंडरसन, ये तो थे सैनिक। और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ह्यूरोज और यानी बाग, ह्यूरुसन और बाग। यानी इनकी हत्या कर दी गई थी जब इस छावनी के अंतर्गत यानी एक बड़ा विद्रोह हुआ और उस बड़े विद्रोह के अंतर्गत इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो डफको व एंडरसन की हत्या हुई थी। और ये दोनों क्या थे? सैनिक थे। ये क्या थे? सैनिक थे। तो दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जब ये 1857 की क्रांति 31 मई को होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी शुरुआत जब पहले हुई तो क्रांति का विस्तार कैसे हुआ? क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रस्थान करती है। मेरठ में दूसरी छावनी है जहाँ शुरुआत होती है। और मेरठ में छावनी में शुरुआत होती है 10 मई को। और 10 मई को मेरठ की छावनी में शुरुआत होती है। मेरठ की छावनी कहाँ पर है? यूपी के अंतर्गत है। और यहाँ पर क्या हुआ? 11 मई को 82 वर्षीय, कितने वर्षीय? 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को, किसको? बहादुर शाह जफर को क्रांति का सर्वमान्य नेता घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया? सर्वमान्य नेता घोषित किया गया था। कब? यानी 11 मई सन 1882 ईस्वी को 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर को फिर अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? रंगून। रंगून किसकी राजधानी थी? बर्मा की। एकमात्र मुगल बादशाह जिसको भारत से निर्वासित किया गया और एकमात्र मुगल बादशाह जिसकी मृत्यु देश के बाहर हुई रंगून में बहादुर शाह की। एकमात्र मुगल बादशाह थे जो
जिनका मकबरा रंगून में बना हुआ है, तो उसको वहाँ निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व सौंपा गया। कानपुर में 1857 की क्रांति 5 जून सन 1857 में हुई थी शुरुआत। यहाँ नेतृत्व किसने किया था? बाजीराव सेकंड के पुत्र नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया। तात्या टोपे उनके सहयोगी रहे, और तात्या टोपे तो राजस्थान के अंतर्गत भी आए थे। उसके बाद लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वो क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इसे क्रांति के समय क्या जाना गया? महक परी कहा गया था। बेगम हजरत महल ने 4 वर्षीय अपने पुत्र बिजारिस को यानी यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित करके शासन करते हुए इस क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर में अब्दुल्ला के साथ नेतृत्व किया था। यानी बेगम हजरत महल ने 2 जगह किया था। एक शाहजहांपुर क्षेत्र के अंतर्गत भी बेगम हजरत महल ने किया था, और वहाँ पर अहमदुल्ला खान थे, उनके नेतृत्व में इसने विरोध किया। फिर इसके बाद इसने गुमनाम जीवन व्यतीत किया था। ये नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों में चली गई थी। झांसी के अंतर्गत भी क्रांति 5 जून को शुरुआत हुई थी। वहां पर किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मन्नूबाई था। और लक्ष्मीबाई को इतिहास में क्या कहते हैं? महल परी कहते हैं। उसने भी यहाँ पर वीरता के साथ संघर्ष किया। ग्वालियर में रामचंद्र पांडुरंग ने किया था। यानी अगला जो क्षेत्र था वो ग्वालियर था। ग्वालियर में रामचंद्र पांडुरंग नामक व्यक्ति ने किया। इसे इतिहास में क्या कहते हैं? तात्या टोपे कहते हैं। राजस्थान भी 2 बार आए थे। मानसिंह नारूका ने इनके साथ विश्वासघात करके पकड़वा दिया था। इससे इनकी हत्या हो गई थी। बिहार क्षेत्र है, बिहार का एक जिला है आरा, और आरा की एक जगह जगदीशपुर। जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह नामक व्यक्ति थे। उस कुंवर सिंह नामक व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। कहा जाता है उसके बाद में जो क्रांति का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खान से किया था। अगली चीज कौन सी है? फैजाबाद। फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला खान नामक व्यक्ति थे, उसने नेतृत्व किया। सतारा से 2 व्यक्तियों ने किया था। एक तो रानोजी गुप्ते नामक व्यक्ति थे, और दूसरी सोनाजी पंडित थे। वो सोनाजी पंडित ने भी यहाँ से नेतृत्व किया था। असम से दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त, और दीवान मनीराम दत्त ने कहाँ से नेतृत्व किया? असम से नेतृत्व किया। आहुआ से कुशाल सिंह नामक व्यक्ति थे राजस्थान से, उसने इसका नेतृत्व किया। उसके बाद कहा जाता उड़ीसा से, उड़ीसा जो क्षेत्र है उड़ीसा से सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही नामक व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। उसके बाद में सबारो जो क्षेत्र है वहाँ से राधा कृष्ण दंडसेन थे। राधा कृष्ण दंडसेन नामक व्यक्ति ने किया था। हैदराबाद से सैया अलाउद्दीन थे। हैदराबाद नामक स्थान से सैया अलाउद्दीन थे। अलाउद्दीन नामक व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। उसके बाद कर्नाटक ने छोटा सिंह ने किया था। छोटा सिंह ने कर्नाटक क्षेत्र से नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर, बरेली जो स्थान है वहाँ से खान बहादुर ने नेतृत्व किया। तो अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया। एक बड़े स्तर पर थी। आपके टॉपिक में केवल क्रांति के कारण और क्रांति के जो नेता या विस्तार जो आपका है, और स्वरूप 3 ही टॉपिक आपके दिए हुए, और तीनों टॉपिक आपको बहुत बढ़िया बखूबी रूप से आपको बता दिए गए। मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी बच्चों के मेरी पढ़ाई हुई बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई है। फिर भी जो मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ उसको आप थोड़ा फोकस करेंगे, फिर PDF को पढ़ेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप जरूर हमसे संपर्क करेंगे और हमसे बात पूछेंगे। पढ़ाई को जारी रखना है। कोरोना जैसी महामारी कितने दिन चल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, और आने वाली बोर्ड एग्जाम आपके जीवन का आधार होगी, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा सीरियस रूप से लेंगे और ध्यान से आप पढ़ेंगे
और मैं आपकी और आपके परिवार की कुशलता की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।